Hello everyone. So welcome in session 5 of payroll and salary structure जिसमें आज हम देखेंगे अर्निंग हेड्स डियरेंस अलाउंस. सो प्लीज़ अपकमिंग सेशंस और या फिर अर्लियर सेशंस आपको देखने होंगे. जो अर्निंग हेड्स में हमने देखे थे बेसिक सैलरी एंड HRA. सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको जितने भी सेशंस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस आ जाएंगे ऑटोमेटिकली. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट विद द डियरेंस अलाउंस. डियरेंस अलाउंस है क्या एक्चुअली? डियरेंस अलाउंस कैन बी अंडरस्टूड एज अ कंपोनेंट ऑफ सैलरी. सैलरी का एक कंपोनेंट है, ठीक है, जो एक फिक्स परसेंटेज पे कैलकुलेट किया जाता है. सो डियरेंस अलाउंस, एक पहली बात तो क्लियर कर दूँ कि इसका कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता है. ओके, सो ये कंपोनेंट जो है फुल्ली टैक्सेबल होता है. ओके, और ये हमेशा वेरी करता है. जैसे अर्बन सेक्टर में अलग रहेगा, सेमी अर्बन सेक्टर में अलग रहेगा और रूरल सेक्टर में अलग रहेगा. इसका कोई एक फिक्स परसेंटेज नहीं है जैसे HRA का काम कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, सो DA एक डिफ़र करता है एज़ पर द स्टेट, एज़ पर द कंट्री वाइज, इवन एज़ पर द आप कहाँ रह रहे हो, मेट्रो सिटी में, नॉन मेट्रो सिटी में या फिर विलेज में. ओके, सो एवरीवेयर द DA गेट वैरी. और इसको जो कैलकुलेट किया जाता है उसका होता है जो सबसे मेन जिसके बिहाफ पे इसको कैलकुलेट किया जाता है. जैसे कि एक तो मैं बोलूँगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का सेशन मैं नेक्स्ट इसमें लूँगा जिसमें कि डिटेल में आपको समझाऊंगा व्हाट डज़ इट मीन बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. इवन जो भी इन्फ्लेशन रहता है उसको कंसिडर करके DA को कैलकुलेट किया जाता है. सो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर PSUs या फिर स्टेट गवर्नमेंट, इसमें DA वेरी करता है. अब एलिजिबिलिटी इसमें कौन कौन सी है? एक्चुअली DA अप्लीकेबल किन लोगों को है? एक तो ये पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ को अप्लीकेबल है एंड द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को. ये प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एम्प्लॉय को एलिजिबिलिटी नहीं है. सो इसमें HRA आप ले सकते हो. HRA इट कम्स टू द पब्लिक सेक्टर को भी मिलता है, गवर्नमेंट वालों को भी मिलता है, इवन प्राइवेट सेक्टर वालों को भी मिलता है. पर DA का जो पोर्शन है, DA इज़ अप्लीकेबल फॉर द ओनली पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में आते हैं या फिर अंडर द गवर्नमेंट एंटिटी में आते हैं. ठीक है, सो DA का कैलकुलेशंस कैसे होता है? एक्चुअली इसके दो अलग फॉर्मूलेस हैं, तो अलग वेज भी है इसके. इसको काफ़ी मैं आई थिंक जब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लूँगा तब इसका कैलकुलेशन, अभी जस्ट मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ, बट इसमें इसके एक्चुअल कैलकुलेशन में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब आपको सेशन में क्लियर करूँगा उस वक्त आपको मैं इसका पूरा कैलकुलेशन विद द लाइव एंट्रीज वगैरह बताऊँगा इसमें. सो डियरेंस अलाउंस का फॉर्मूलाज है जैसे एवरेज ऑफ कंज्यूमर, जैसे मैंने कहा था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इसमें कंसिडर किया जाता है लास्ट 12 मंथ का कितना था, एंड उसको फिर माइनस करके 115.7.6 से अगेन मल्टीप्लाई माइनस करके देन डिवाइड किया जाता है मल्टीप्लाई बाय 100. दैट इज़ द वन कैलकुलेशन. या फिर फॉर PSU पर्सनल DA हाइक इज कैलकुलेट. अब हाइक या फिर परसेंटेज जो होता है, जैसे मैंने कहा था कि स्टेट वाइज सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग होता है एंड सेक्टर वाइज भी अलग होता है. सेक्टर वाइज इन द सेंस आई वुड से द रीजन वाइज स्पेशली. ओके, सो इसमें क्या होता है कि एक्चुअली इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है. अभी आप यहाँ फॉर्मूला देख रहे होंगे. डियरेंस अलाउंस इज एवरेज ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स लास्ट 3 मंथ्स क्वार्टरली बेसिस, एंड उसका जो बेस ईयर रहता है, कौन सा बेस ईयर है, इक्वल टू 100 एंड माइनस 126.33 मल्टीप्लाई बाय 100. सो इसका जो प्रॉपर मैं लाइव कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के सेशन में दिखाऊंगा. ठीक है, क्योंकि ये थोड़े क्रूशल फॉर्मूलाज है, इसमें लाइव एंट्रीज के साथ मैं उनको डिटेल में आपको दिखाऊंगा. अब टाइप ऑफ डियरेंस अलाउंस कौन कौन से हैं? अभी एक्चुअली डियरेंस अलाउंस के टाइप्स इसमें हैं, एक तो इंडस्ट्रियल डियरेंस है या फिर वेरिएबल डियरेंस. सो इंडस्ट्रियल डियरेंस में क्या होता है, अलाउंस इज द बेनिफिट अवेलेबल टू द स्टाफ मेंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बिजनेस. इंडस्ट्रियल डियरेंस जो होता है वो पूरी तरह अप्लीकेबल होता है पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस या फिर एम्प्लॉयज़ के लिए. ऑन द अदर हैंड वेरिएबल डियरेंस अलाउंस जो होता है वो अप्लीकेबल होता है, आप देख सकते हो, रिजल्ट ऑफ द रिवीजन ऑफ एवरी 6 मंथ. मतलब वेरिएबल वर्ड ही आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें हमेशा ये वेरी होता रहेगा.
तो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ फ्रेम दिया गया है जिसमें 6 मंथ्स के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए इसको रिवाइज़ किया जाता है। जैसे मैंने कहा था, इसके में जो 2 फैक्टर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो इन्फ्लेशन एंड सेकंड इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, सो इसमें इंडस्ट्रियल डियरेंस इज़ मोर और फिक्स रहता है या फिर ज़्यादा वेरी नहीं करता है, पर वेरिएबल डियरेंस जो होता है वो मैक्सिमम पर्टिकुलर ड्यूरेशन जैसे 6 मंथ्स का रहता है, तो 6 मंथ के बाद हमेशा उसको रिवाइज़ किया जाता है। अब इसमें आप देख सकते होंगे व्हाट डज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डियरेंस अलाउंस एंड हाउस रेंट अलाउंस। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डेफिनेशन जैसे मैंने ऑलरेडी बताई हुई है डीए की, इवन एचआरए की भी आपको पता है। कंपनसेशन पे टू द रेंट के अगेंस्ट में एचआरए का कंपनसेशन दिया जाता है जब आप रेंट पे कहीं रह रहे हो तो। इसका कैलकुलेशंस जैसा कि डीए का मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला जो डिफाइन किया हुआ है गवर्नमेंट ने उसके बिहाफ पे वो लोग कैलकुलेट करते हैं, और एचआरओ इज़ नॉट कैलकुलेट ऑन द बिहाफ ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, सो एलिजिबिलिटी इनको जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, इनके लिए एप्लीकेबल है। एचआर इज़ गिवन टू, अभी एचआर क्या होता है, ये पब्लिक सेक्टर को भी दिया जाता है और प्राइवेट सेक्टर को भी दिया जाता है, तो एप्लीकेबल फॉर बोथ ऑफ देम। और टैक्सेशन देखा जाए तो डीए फुल्ली टैक्सेबल होता है। ओके, सो डीए को आप जितना भी आप डीए ड्रॉ कर रहे हो आपके सैलरी में, ये फुल्ली टैक्सेबल अमाउंट में जाता है। उसी अदर हैंड पे आप एचआरओ को देखोगे तो एचआरए अप टू सर्टेन एक्सटेंट आप कह सकते हो कि वो ये रहता है, आप मीन्स एचआरए को जो भी आप कैलकुलेशन करोगे, सपोज वो पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ अमाउंट में आ रहा है तो वो पूरी तरह आपको फ्री हो जाएगा। इट मीन्स वो चार्जेबल या फिर टैक्सेबल नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे फार्मूलाज मैंने इसके पहले एचआरए के सेशन में 4 में आपको बताए थे। 50% ऑफ सैलरी रहता है, बेसिक सैलरीज प्लस डी है, या फिर 40% ऑफ सैलरीज प्लस डी है। ओके, इवन एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डी का भी आता है इसमें। ठीक है, अभी रिवीजन जो होता है डीए के केस में, जैसे मैंने कहा कि पीरियोडिक रिवीजन इसमें होता है। अब पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम के बाद एक क्वार्टरली पकड़ लीजिए, कहीं 6 मंथली हो जाता है। ठीक है, तो एक रिवीजन इसमें फिक्स परसेंटेज नहीं होता है। ओके, ऑन द अदर हैंड एचआरए में आप देखोगे तो इसमें मोर और फिक्स परसेंटेज के बिहाफ पे इसको होता है, जैसे 50%, 40% या फिर माइनस 10% ऑफ द एक्चुअल रेंट पेड। ठीक है, सो टैक्स लाइबिलिटी इसमें क्या है, अभी डियरेंस अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल जब मैं बोल रहा हूँ तो इन द हैंड ऑफ द सैलरीड एम्प्लॉय, जब जितना भी आपको डीए मिल रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, अभी इफ एन एम्प्लॉय गेट्स एन रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर, then the part of the DNS allowance that will form a part of the salary would be equal to the retirement benefit salary। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, सपोज आप को एम्प्लॉयर ने ही अकोमोडेशन या फिर घर प्रोवाइड किया हुआ है जहां आप रह रहे हो। ठीक है, एंड डेफिनेटली एम्प्लॉयर उसके लिए पे कर रहा है, तो उस केस में जो भी सैलरी का पार्ट होता है इक्वल टू द जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स का सैलरी दैट हैज़ एम्प्लॉयज रिसीव्स, तो उसमें वो पूरा एडजस्ट किया जाता है। And second is, it is compulsory for the employee to state their tax liability with the respect to the DNS allowance at the time of filling the returns। जो भी आप ITR फिल कर रहे हो या फिर जो भी रिटर्न्स आप फिल कर रहे हो उसमें टैक्स लाइबिलिटी डीए का आपको शो करना होता है। ठीक है, सो इसको अभी जैसे मैंने कहा था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम काफ़ी डिटेल में इसको बाद में देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बिहाफ पे मैं कुछ कैलकुलेशंस भी लूँगा डीए के, एंड उसको आपको लाइव एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूँगा इन द नेक्स्ट सेशन। सो थैंक यू फॉर द टाइम, एंड कोई सजेशन हो तो डेफिनेटली आप मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच।